नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गौतम अडानी और उन पर लगे आरोपों की। क्या गौतम अडानी ने गैरकानूनी तरीके से अपने कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ाए हैं? 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी पर शेयर्स की कीमतों में गैरकानूनी तरीके से वृद्धि करने और लेखों में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अगले ही दिन अडानी ग्रुप को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गौतम अडानी दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति से 21वें स्थान पर आ गए। इस रिपोर्ट में उनके भाई विनोद अडानी समेत कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। हाल ही में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का एक ग्लोबल समूह है, ने 31 अगस्त को अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगाए हैं। इसमें विनोद अडानी के अलावा 2 और नाम शामिल हैं, जिनकी मदद से पैसा मॉरिशस भेजा गया और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयर खरीदने में किया गया। वो 2 व्यक्ति हैं नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंग लिंग। आइए इसे शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। जनवरी 2014 सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की ओर से अडानी ग्रुप पर 2 इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन यूके सिन्हा को अडानी ग्रुप के घोटाले के बारे में सबूतों की एक सीडी के साथ लेटर लिखा। यूके सिन्हा 2011 से 2017 तक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, जिसमें मोदी सरकार द्वारा उनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया। यूके सिन्हा जी अब एनडीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हैं। मार्च 2023 में अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा है। 2 इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी थी? पहली इन्वेस्टिगेशन अवैध हीरा व्यापार योजना, टैक्स चोरी का मामला। इस योजना में शामिल अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों का डायरेक्टर चांग था, जबकि अहली ने एक ट्रेडिंग फर्म को रिप्रेजेंट किया था। यहीं से चांग और अहली चर्चा में आई। दूसरी इन्वेस्टिगेशन 6278 करोड़ का ओवर प्राइसिंग का मामला। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने दावा किया था कि अडानी ग्रुप पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट के नाम पर अपनी ही सहायक कंपनी को $1 बिलियन से अधिक पैसा बाहर भेज रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अनुसार $1 अरब से अधिक राशि दुबई में स्थित इलेक्ट्रॉन इंफ्रा FZE नाम की कंपनी को भेजी गई। ये राशि फिर इलेक्ट्रॉन इंफ्रा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को भेजी गई, जो विनोद अडानी की कंपनी है। ये कंपनी एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को एशियन इक्विटी बाजार में निवेश करने के लिए 827 करोड़ का लोन देती है। लोन देने वाली और लोन लेने वाली दोनों कंपनीज़ के मालिक विनोद अडानी थे, इसलिए दोनों कंपनीज़ के हस्ताक्षर खुद करने पड़े। एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड से पैसा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड में भेजा गया, जिसके अकाउंट्स एक्सेल देखती है। अहली और चांग 4 कंपनियों की सहायता से पैसा मॉरिशस स्थित इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड और EM रिसर्जेंट फंड कंपनी को भेजते थे। इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड और EM रिसर्जेंट फंड ने एक्सेल इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड के साथ सलाहकार सेवाओं के लिए समझौता किया था, जिस पर विनोद अडानी के हस्ताक्षर थे। जून 2012 से अगस्त 2014 तक एक्सेल को सलाह शुल्क के लिए $1.4 मिलियन का भुगतान किया गया। द गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि मई 2014 में इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड के पास अडानी ग्रुप की 3 कंपनीज में से 1571 करोड़ रुपए के शेयर थे, जबकि EM रिसर्जेंट फंड ने अपने पोर्टफोलियो का 2/3 हिस्सा अडानी ग्रुप के शेयर्स में निवेश कर रखा था, जो लगभग 578 करोड़ रुपए था। चांग और अहली की 4 ऑफशोर कंपनीज ने अडानी के शेयर्स में लगभग 2150 करोड़ रुपए निवेश किए। मार्च 2017 तक ये निवेश बढ़कर 3556 करोड़ तक पहुंच गया। 2017 में दोनों इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। आसान भाषा में कहा जाए तो गौतम अडानी ने अपने ही पैसों को बाहर भेजकर अपने भाई विनोद अडानी, चांग और अहली की मदद से अपने शेयर्स को गैरकानूनी तरीके से खरीदा और शेयर्स की कीमतें बढ़ाई। अब आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अडानी केस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई, जिसके बाद अडानी समूह को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके बाद 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों के उल्लंघन की जांच का आदेश दिया और 2 महीने का समय दिया।
2 मई को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट पेश नहीं की, बल्कि कोर्ट से 6 महीने का और समय मांगा। कोर्ट ने समय अवधि को अगस्त तक बढ़ा दिया। 6 सदस्यीय कमेटी ने 19 मई को रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि जांच से अडानी समूह पर लगे आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बेनतीजा रही है। 14 अगस्त की सुनवाई में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा। 25 अगस्त को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। रिपोर्ट के अनुसार 24 में से 2 जांच बाकी रही है। 31 अगस्त को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने अपनी रिपोर्ट जारी की और कई चौंकाने वाले खुलासे किए। गौतम अडानी से संबंधित कुछ और बातें जो आपको अजीब लगेगी। सितंबर 2013 को अडानी ग्रुप की मार्केट कैपिटल 8 अरब डॉलर थी, जो 2022 तक 260 अरब डॉलर हो गई। 31 मार्च 2023 तक अडानी समूह पर 2.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से 270 अरब रुपए SBI बैंक के हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को देश पर हमला बताने वाले गौतम अडानी किसे मूर्ख बना रहे हैं? गौतम अडानी कब से देश हो गए? राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को भी नकार दिया, लेकिन एक भी बात का सटीक जवाब नहीं दिया। गोदी मीडिया गौतम अडानी से सवाल करने की बजाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट और हिंडनबर्ग रिसर्च की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि गौतम अडानी खुद के खिलाफ लगे आरोपों को देश पर हमला क्यों बता रहे हैं? राष्ट्रवाद के पीछे क्यों छिप रहे हैं? अडानी पर चल रही इन्वेस्टिगेशन को बंद करने वाले सेबी के चेयरमैन को NDTV में डायरेक्टर कैसे बना दिया गया? क्या सेबी पहले से जानती थी कि अडानी शेयर्स की कीमतें गैरकानूनी तरीके से बढ़ा रहा है? क्या मोदी सरकार ने अडानी मामले में सहयोग किया है? क्या अडानी का बचाव कर रही है मोदी सरकार? क्या गोदी मीडिया को भी बचाव करने का जिम्मा मिला है?